गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज है 30 सितंबर 2020, दिन है बुधवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप 2019 यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको देखना चाहते हैं और लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसके लिए studyvidgyanprakash.com पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दिए गए हैं। और डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि 2019 बैच के 1,72,685 पहले सेमेस्टर के और 2018 बैच के जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जिनकी संख्या लगभग 70,000 है, उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट करने की बात चल रही है। इन्हें पहले और दूसरे सेमेस्टर के आधार पर औसत अंक दिए जाएंगे। शासन ने अक्टूबर अंत तक 2019 बैच के दूसरे और 2018 बैच के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं और ये टाइम टेबल आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के अंत में। मैं अभी आपको बता रहा हूं। और कोरोना के मद्देनजर जारी गाइडलाइन देखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि होगी। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा की तैयारी चल रही है, पर पूर्व में जिन केंद्रों पर 500 प्रशिक्षु प्रशिक्षण देते थे वहां पर 300 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर यह परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कल 1 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। मैं आपका रिवीजन करवा दूं कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 24 सितंबर को सुनवाई की थी। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की शैक्षिक वर्गवार गुणांक सहित मूल चयन सूची उपलब्ध नहीं करवा पाए थे। वहीं दूसरी तरफ आयोग में अर्ह अभ्यर्थी यह भी नहीं बता पाए कि यह भर्ती प्रदेश स्तर की है या फिर जिला स्तर की। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा था कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से ओबीसी अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण दिया गया है और किस प्रकार एमआरसी लगाई गई है, साथ ही ओवरलैपिंग के नियमों का पालन किया गया है, इसका हमें एक हलफनामा प्रस्तुत कीजिए। आयोग ने स्पष्ट कहा कि 7 जुलाई से पूरी 69,000 भर्ती पर रोक है। यदि भर्ती हुई तो आयोग की तरफ से अधिकारियों के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होगी और दंड भी दिया जाएगा। और ये जो सुनवाई है वो कल होनी है। और अभी तक जो 31,661 पदों पर भर्ती किए जाने की बात कही गई है, उसमें अभी अंतिम जो सूची है वो अभी तक जारी नहीं हुई है। और इसी तरह आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितने पदों पर भर्ती होगी और ये वैकेंसी कब आएगी, इसके बारे में निश्चित तौर से अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कल के अखबारों में सूचना आ रही थी कि देखो कुछ दिन पहले लगभग 10 दिन 15 दिन पहले सूचना ये थी कि 1300 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। कल के अखबारों में सूचना थी कि 2000 पदों पर विज्ञापन जारी होने जा रहा है। आज की सूचना ये है कि 4000 पदों पर विज्ञापन जारी हो सकता है। तो प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और रिक्त पदों की संख्या का निर्धारण अंतिम चरण में है। वैसे रिक्तियों की संख्या 4000 के आसपास होने की संभावना है। यह भर्तियां उच्चतर शिक्षक सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से होंगी। ये बातें स्पष्ट हैं। वैकेंसी भी आने वाली है। 2016 के बाद से अभी तक कोई भी वैकेंसी आई नहीं है, तो अभ्यर्थी लंबे समय से इसका इंतजार भी कर रहे हैं। हालांकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने बताया कि आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन प्रक्रिया शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है और वर्ष 2016 के बाद से कोई नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। अभी तक बैकलॉग की भर्तियों के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। आयोग को पहले 1303 रिक्त पदों के संबंध में अध्याचन मिला था, बाद में पदों की संख्या और बढ़ गई। आरक्षण का निर्धारण करते हुए रिक्त पदों की संख्या प्राप्त होते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, यानी कि अभी भी आरक्षण का निर्धारण ये एक टर्म है जो कि अभी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और उसके बाद ही विज्ञापन जारी होगा। तो विज्ञापन कितने पदों पर जारी होगा ये तो जब विज्ञापन आ जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभ्यर्थी जो हैं उनको अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी क्योंकि विज्ञापन तो निश्चित रूप से आएगा। और आपको बता दें कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है उसमें 30 प्रश्न जीएस के आते हैं, स्टैटिक जीके के, तो आपको अपनी स्टैटिक जीके भी अच्छे से तैयार करनी होगी। और मैंने आपसे कहा था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको studyvidgyanprakash.com पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, तो आप वेबसाइट पर विजिट करके क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। और देखिए, अगर बात करें हम भारतीयों की, तो हम भारतीयों में बहुत सारे ऐसे भारतीय भी हैं
जो इस बात पर एक लंबी बहस कर सकते हैं, 2 घंटे तक बहस कर सकते हैं आपसे कि कोरोना का अस्तित्व ही नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया में इसे तबाही मची हुई है, बड़ी बड़ी लेबोरेटरियां उनके अस्तित्व को स्वीकार कर चुकी हैं, बहुत बड़े बड़े देश कोरोना की वजह से धराशायी हो चुके हैं, उनकी अर्थव्यवस्था माइनस में जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो भारतीय हैं, वो कुछ भारतीय मानने को ही तैयार नहीं होते। अभी कमेंट बॉक्स आप चेक करोगे तो कुछ लोग वहां पर भी ये कहते हुए मिल जाएंगे कि कोरोना नहीं है। एनीवे, यहाँ पर जो सूचना निकल के आ रही है वो ये है कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से फैल रहा कोरोना देश की लगभग 7% आबादी तक पहुंच गया है। हालांकि हम भारतीयों का जो शरीर है वो काफी स्ट्रांग होता है और कोरोना के प्रति भी हम भारतीयों की बॉडी में जो है एंटीबॉडीज बन गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर तबाही ज्यादा नहीं फैली। यानी कि हम लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वही हम भारतीयों को बचाए हुए है। तो मंगलवार को आए सीरो सर्वे के दूसरे चरण के मुताबिक 7% लोगों में संक्रमण की एंटीबॉडी मिली है। हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का टेस्ट भी अभी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी 7% लोगों में जो एंटीबॉडी मिली है। एंटीबॉडी का मतलब होता है कि व्यक्ति इन्फेक्टेड हो चुका है और ठीक भी हो चुका है, क्योंकि जब कोई वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो शरीर उससे लड़ने के लिए उसकी एंटीबॉडी बना देता है। तो ये बात निकल के सामने आ रही है कि बहुत सारे लोग अंदर संक्रमित भी हुए, बीमार भी हुए कोरोना से और ठीक भी हो गए और इसका पता भी उन्हें नहीं चला, क्योंकि शरीर ही उससे लड़ा भी और निपट भी लिया। देखो, हो भी यही रहा है कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है वही बच पा रहे हैं, क्योंकि इसकी दवा और इसका जो टीका होता है वो अभी तक तो बना नहीं है। तो फिलहाल शरीर ही लड़ रहा है और जिनका शरीर कमजोर पड़ता है उनको जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये बातें निकल के आ रही हैं, यानी कि आपको बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो उसके लिए भी आप प्रयास करते रहें कि वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, थोड़ी बूस्ट हो जाए। और देखिए, विधानसभा की जो 7 सीटें हैं उस पर उपचुनाव 3 नवंबर को होने हैं। और ये जानकारी मैं आपको इसलिए देता हूं क्योंकि आप एक जागरूक नागरिक हैं, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये 7 सीटें कौन कौन सी हैं? अमरोहा की नौगांव सादात, बुलंदशहर, टुंडला फिरोजाबाद और उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर नगर की घाटमपुर, देवरिया और जौनपुर की मल्हनी सीट पर ये मतलब सीटें हैं जिस पर जो चुनाव होना है। और ये जो चुनाव होंगे उसके लिए 7 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होगा, 10 नवंबर को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये सारी बातें बिल्कुल पता रहनी चाहिए, ठीक है। लोक सेवा आयोग ने सीसैट से नहीं लिया कोई भी सबक, तो सुधार के नाम पर किया तमाम बदलाव, लेकिन नहीं रखा अभ्यर्थियों का ध्यान। 7 साल पहले किया था बदलाव, बाद में बैकफुट पर आया था। यहाँ पर बात हो रही है सीसैट परीक्षा के बारे में। सीसैट की जो व्यवस्था थी वो 2011 में लागू की गई थी और 2011 में लागू हुई थी यूपीएससी में, 2013 में लागू हुई थी यूपीपीएससी में, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में 2013 में लागू हुई थी। उसमें क्या होता था कि जो सीसैट का क्वेश्चन पेपर होता था या होता है उसमें आपने देखा होगा कि अब ये क्वालिफाइंग भले हो गया है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिनका मैथ और अंग्रेजी अच्छी है, वो लोग इसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था 2013 में कि पहला पेपर जो जीएस का होता था, दूसरा पेपर जो सीसैट का होता था, दोनों को जोड़कर मेरिट बनाई जाती थी। और इसका फायदा ये होता था कि जो मानविकी के और सामान्य स्नातक जो होते थे उनका जो सीसैट में अंक होता था वो कम होता था, जिसकी वजह से वो बाहर हो जाते थे। बाद में इस पर काफी जो है प्रदर्शन हुआ, हो अल्लाह मचा, तो सीसैट को यूपीएससी ने भी और यूपीपीएससी ने भी क्वालिफाइंग कर दिया है। हालांकि अभी भी तमाम ऐसे जो है प्रदेश हैं जहां पर सीसैट की व्यवस्था लागू नहीं है। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है 2018 और 2019 की मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा में भी। 2019 के बारे में बात करें तो अब जो क्वालिफाई होंगे अभ्यर्थी उनकी संख्या मात्र 13 गुना होगी, यानी कि कम संख्या में जो अभ्यर्थी होंगे वो मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाएंगे। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था सही थी, 18 गुना लोगों को चुना जाना चाहिए था। अब यहाँ पर सीसैट से प्रभावित अभ्यर्थियों को पीसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए 2 अतिरिक्त अवसर दिए गए थे, जो अगली परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ओवर एज हो रहे थे। तो इस बदलाव से भी आयोग ने फिलहाल कोई सबक नहीं लिया और पीसीएस 2018 पीसीएस 2019 में एक साथ कई बदलाव कर डाले हैं। बदलाव भी ऐसे हुए हैं कि यूपी के छात्रों के अनुकूल नहीं है। जो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो अभ्यर्थी जो है आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वही आसानी से यूपीपीएससी की परीक्षाओं को भी क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल यूपीपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो परिणाम जारी हुआ उसमें हिंदी मीडियम के जो अभ्यर्थी हैं वो कम संख्या में उत्तीर्ण हुए हैं, मेरिट में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं।
तो इससे जो अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश के वो काफी असंतुष्ट हैं और काफी चिंता का विषय है जिस पर वो गहराई से मंथन कर रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग ने अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और एसएससी की ओर से जारी दिशा निर्देश को 3 भागों में जारी किया गया है। आयोग ने पहले भाग में परीक्षार्थियों के लिए सामान्य दिशा निर्देश रखा है। तीसरे भाग में कोविड से जुड़ा स्वघोषणा पत्र है। इसमें अभ्यर्थियों को यह लिख कर देना होगा कि उनमें कोरोना के लक्षण नहीं है। तो आपको बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफ, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर सहित दूसरी सभी परीक्षाओं को शामिल किया गया है। और प्रवेश पत्र में तय रिपोर्टिंग प्रवेश समय के अनुसार केंद्र पर अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा और जो परीक्षार्थी होंगे उन्हें अपने साथ प्रवेश पत्र, पासपोर्ट, रंगीन फोटो की 2 प्रति लेकर जानी होगी। इसके अलावा 10वीं का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा और परीक्षार्थी जो होंगे वो फेस मास्क, छोटी बोतल हैंड सैनिटाइजर, पारदर्शी पानी की बोतल लेकर जा सकते हैं। और प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी और 3 चरणों में होने वाली काउंसलिंग के पहले चरण में प्रदेश के केवल उन्हीं छात्रों को आमंत्रित किया गया है जो अर्हता प्राप्त है, यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची में शामिल है। और डीएलएड के बारे में बात कर रहे थे। शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो परीक्षा होनी है उसका भी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो ये डेट्स हैं और ये डेट्स आपको मिल जाएंगी हमारे फेसबुक पेज से, ट्विटर हैंडल पर और इंस्टाग्राम पर। तो वहां पर मैं ये जो क्लिप है शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं कि जो डेट्स आई हैं वो क्या है। तो आपको बता दें कि परीक्षाएं जो हैं वो 30 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होनी है। घोषित कार्यक्रम में 1.72 लाख प्रशिक्षु डीएलएड 2019 और दूसरे बैच से 1,25,000 प्रशिक्षु बीटीसी डीएलएड 2017-18 बैच के साथ दूसरी अन्य परीक्षाओं की हैं। तो ये जो परीक्षा कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है। तो ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद।